Hello friends, welcome to our channel Question Hours. Here I am presenting our new topic in the employability skill. This is the lecture of employability skills for IT literacy. तो मैं यहाँ पर आपको आज बताऊँगी CPU के बारे में। मैंने पहले पिछले लेक्चर में आपको कंप्यूटर्स के बारे में बताया था, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अब मेन हम पढ़ेंगे CPU, जिसके थ्रू कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, तो CPU को फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मीन्स जो कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है और इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। मीन्स जो भी वर्क हम कंप्यूटर में करते हैं वो सब चीज़ CPU में स्टोर होता है और इसी में सारे कैलकुलेशंस होते हैं इसी पार्ट में। ठीक है, और CPU कंप्यूटर के थ्रू कनेक्टेड होता है वायर्स से। आजकल तो काफ़ी कॉम्पैक्ट करके, जैसे लैपटॉप में है तो लैपटॉप में भी एक मेमोरी होती है जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क CPU में भी लगा होता है, जो उसकी मेन मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क ही मेन मेमोरी होता है। अब CPU कंप्यूटर के थ्रू कनेक्टेड होता है किससे? मैंने बताया था ना, वायर से कनेक्टेड होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है मेन मेमोरी, ठीक है। सेकेंड पार्ट है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड थर्ड पार्ट है कंट्रोल यूनिट। ओके, तो अब हम ये है मेन मेमोरी क्या होता है? दिस यूनिट कैन स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस, डाटा एंड इंफॉर्मेशंस रिजल्ट। ठीक है, मैं पहले ही बता चुकी कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, उस पर जो भी वर्क करते हैं, ठीक है, उसका जो आउटपुट आता है, रिजल्ट आता है, इंटरमीडिएट उसके थ्रू जो भी रिजल्ट आता है वो हम इस मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हेन नीडेड। ये जो पार्ट होता है मेमोरी का, वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है कंप्यूटर के अदर यूनिट को जहाँ उसको ज़रूरत होती है। तो मैंने कहा ना, इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज। इस मेन मेमोरी को हम इंटरनल स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। इसको हम मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, या हम इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कहते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU विच परफॉर्म्स एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है? इसमें होता ये भी CPU में ही है। इसी के थ्रू हम एरिथमेटिकल और लॉजिकल यूनिट करते हैं। अब कहते हैं लॉजिक क्या होता है? लॉजिक जो भाषा कंप्यूटर समझता है उसको हम लॉजिक कहते हैं। किस लॉजिक के थ्रू कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। बाइनरी, जिसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी सिस्टम। इसमें 0 और 1 से 0 और 1 ऑन ऑफ वाला सिस्टम जो होता है वो लॉजिकल होता है। उसके थ्रू एरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, द कंट्रोल यूनिट को CU कहते हैं। इसमें क्या होता है? विच एक्सट्रैक्ट्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी एंड डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट देम। मीन्स इसमें जो भी हम इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इस मेमोरी के थ्रू डिकोड मतलब उसको कोड करता है, उसको बताता है। जैसे हमने उसको कुछ भी अपनी लैंग्वेज में हमने उसको लिख के दिया, अब वो लैंग्वेज कंप्यूटर में उसको डिकोड करेगा बाइनरी लैंग्वेज में। जब वो कंप्यूटर उसको समझ जाएगा तो अपने बाइनरी लैंग्वेज में ही उसको आंसर देगा और वो उसको एग्जीक्यूट करके हमें न्यू रिजल्ट देगा, जो कि वो हमें हमारे लैंग्वेज में देता है। इसको हम क्या कहते हैं? ALU। ठीक है, सॉरी, कॉलिंग ऑन द ALU व्हेन नेसेसरी। मीन्स जब ALU मीन्स एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जब इसकी ज़रूरत होती है
हमने कहा ना, हम अपना जब कोई भी इंस्ट्रक्शंस, या मान लीजिए हम जैसे हमें एडिशंस करना है, सब्ट्रैक्शंस करना है, ठीक है, तो हम तो वो लिख देंगे कि है ना 5 + 10 = 15, ये तो हमें पता है, पर हमने लिखा 5 + 10 = तो ये 5 + 10 हमने जब लिखा तो वो उसको डिकोड कर रहा है। डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया कि इसका क्या हो, 0 और 1 में कैसे आएगा इसका आंसर। उसके बाद वहाँ से वो आंसर प्रेजेंट करता है। तो एएलयू के, जब एएलयू को ज़रूरत होती है, मीन्स एएलयू मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक, वहाँ ज़रूरत होती है, तब ये कंट्रोल यूनिट वर्क करता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं? ये लार्ज स्केल पे आजकल हर जगह कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट वर्क करता है दैन ह्यूमंस। ठीक है, इट कैन डू ए वेरी लार्ज कैलकुलेशन इन अ फ्यू सेकेंड। बहुत ही कम सेकंड में ये आंसर हमें कैलकुलेट करके तुरंत प्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर क्या है, आजकल हर जगह अवेलेबल है कंप्यूटर। हाँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ डाटा यू कैन स्टोर इन अ कंप्यूटर। ठीक है, यूज इट एनी टाइम एंड इफ हैव इंटरनेट फैसिलिटी देन यू कैन सिक्योर योर डाटा ऑन इंटरनेट। मीन्स अगर आपके पास फैसिलिटी है इंटरनेट की, तो आप अपने जो डाटाज हैं, जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे आप कहीं गए हुए हैं, ठीक है, आप अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके होके हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लाइक जैसे आपके इंटरमीडिएट्स के मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, हाई स्कूल के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये आप हर जगह ले करके तो नहीं रख सकते। अगर और कहीं आपको ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको इंटरनेट के थ्रू, जैसे आजकल बहुत से ईमेल्स वगैरह यूज़ होते हैं, आपकी भी एक ईमेल होगी, जीमेल पे होती है, किसी की याहू पे होती है, आप वहाँ पर अपना स्कैन करके आप स्टोर करके रख लीजिए। ठीक है, और अगर आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ी, किसी भी टाइम, कभी भी, तो आप बस इंटरनेट यूज़ करिए और अपना वो डॉक्यूमेंट्स फिर से अपने पास पा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपका डाटा सिक्योर है, वहाँ से आपका कोई भी चीज़ कहीं से गायब नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर यू कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अच्छा, कंप्यूटर के थ्रू हम किसी भी टाइप से, मैंने पहले पिछले लेक्चर्स में बता रखा कि आपको किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं। लेकिन वो इंटरनेट आप यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए तो हमें इक्विपमेंट चाहिए होता है ना। तो कंप्यूटर जो है ये इसका एक मीडियम है, सोर्स है। ठीक है, अब कंप्यूटर से और क्या हमें एडवांटेजेस है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। जैसे अब आजकल बिजनेस है या कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, अब आपको वहाँ को प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट कराना है, तो हमें किसी भी तरह से हमें पता करना होगा ना। हम पहले देखते हैं अपना कि हमारा जो पिछला रिकॉर्ड था, अच्छा उसमें हमें ये चीज़ें, उसमें कुछ थी कमियाँ, ठीक है, हम वहाँ से हमें तुरंत रिकॉल होता है कि अच्छा ये हमारी कमियाँ थी, अब नेक्स्ट लेवल पे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें पता किया, हमने फला मार्केट में हमने अपना प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए हमें कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, हमने वहाँ से अपना प्रोडक्ट वहाँ पे भेज दिया, वहाँ पे उस चीज़ की मतलब उतनी ज़्यादा परचेजिंग नहीं हो रही है, लेकिन दूसरे और भी कई मार्केट में हमने भेजा, वहाँ भी देखा कुछ जगह उस चीज़ की ज़्यादा परचेजिंग हो रही, कुछ जगह कम, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि हम कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब एजुकेशनल बेनिफिट सबसे ज़्यादा जो आजकल अगर हम देखे जाए कि ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक के, तो क्या है वो कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यूज़ एजुकेशनल बेनिफिट इसीलिए आजकल हर एक बच्चे को छोटे क्लासेस से ही कंप्यूटर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो देयर आर मैनी प्रोग्राम आर अवेलेबल इन कंप्यूटर विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स इन मैनी मोर सब्जेक्ट्स स्टडी। पहले बता दिया मैंने कि किसी भी क्लास के बच्चे हों, किसी भी स्टैंडर्ड के
मीन्स जैसे आप नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक के स्टूडेंट्स का कोई भी मटेरियल हो, किसी भी टाइप का मटेरियल हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि पहले प्री प्रोग्राम्ड होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, हम उसके थ्रू मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं या उस पर पढ़ते हैं। तो इन दीज टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर कॉल्ड ट्यूटर प्रोग्राम। इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूटर प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। अब क्या है? बेटर एम्प्लॉयमेंट। कंप्यूटर के थ्रू बेटर एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। जैसे अगर आईटीआई में देखा जाए, कोपा एक सब्जेक्ट होता है, बहुत से बच्चे उसमें एडमिशन लेते हैं। अगर आप उसकी कोडिंग, डिकोडिंग कैसे वर्क करता है, ये सब वहाँ पढ़ लेते हैं तो उसके थ्रू आपको बहुत सारे जॉब्स मिल जाते हैं। तो ये एक बेटर एम्प्लॉयमेंट का भी सोर्स है, ठीक है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स आर इंक्रीजेज ऑन द लेवल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ड्यू टू कंप्यूटर बिजनेस, एजुकेशन, बैंकिंग फील्ड एंड मैनी मोर जॉब्स इंक्रीजेज। कंप्यूटर के थ्रू बहुत सारे, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ कोपा ही सबसे ज़्यादा सोर्स है। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में बहुत सी जानकारियाँ हैं, बहुत से आप उसके सॉफ्टवेयर आपको चलाना आता है, कंप्यूटर को हैंडल करना आता है, उसके कीज़ हैंडल करना आता है, और कैसे उसके शॉर्ट्स कीज़ यूज़ करते हैं, कौन सी कीज़ से कैसे वर्क होते हैं, अगर आप वो आपको आता है तो उसके थ्रू आप बिज़नेस में तो है, बिज़नेस में यूज़ करते ही हैं, एजुकेशन में भी यूज़ होता है, बैंकिंग में यूज़ होता है, ठीक है, बैंकिंग फील्ड में और भी कई जगह यूज़ होता है, जिसके थ्रू बहुत से जॉब आजकल अवेलेबल हैं, ठीक है। अब आता है ओएस, ठीक है। तो ओएस मीन्स क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले हमें जानना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। अ कंप्यूटर हैज़ मल्टीपल प्रोग्राम्स दैट रन इन द बैकग्राउंड। दीज प्रोग्राम्स do different tasks. The computer runs several software programs in the background. Different software programs run together for sound, for color display, for video display, for moving the mouse, for internet, ठीक है। मीन्स जो हमारे कंप्यूटर वर्क करता है, मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ रन करते हैं बैकग्राउंड में कंप्यूटर में, वो बहुत सारे डिफरेंट टास्क कंप्यूटर में रन करते रहते हैं, ठीक है। इन प्रोग्राम्स को जो बैकग्राउंड में वर्क होते रहते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? किसके थ्रू होता है? बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर या वर्क जो होते हैं बैकग्राउंड में एक साथ चलते रहते हैं। जैसे कोई भी साउंड हो, कलर डिस्प्ले हो, वीडियो डिस्प्ले हो, ठीक है। कैसे हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं हम, अच्छा आपके पास जैसे कोई सिस्टम है, आप एक साथ उसमें चलो अपना कुछ काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड में हमने उसमें सॉन्ग प्ले कर दिया, ठीक है, और उस पर हम अपना माउस भी चला रहे हैं, हाँ, और उस पर हमें अपना कुछ पिक्चर्स भी देख रहे हैं, कुछ क्लियर डिस्प्ले करके, कलर्ड डिस्प्ले, कहीं ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले करके। तो ये सब वर्क कैसे होता है? ये किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होगा ना, कि ऐसी हवा में हो जाएगा। तो जो जिसके थ्रू कंप्यूटर वर्क करता है मेन, वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या होता है, ठीक है। अ कंप्यूटर डायरेक्टर हैज़ अ स्पेशल नेम। मैंने बताया ना कि जो कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है, जो उसको इंस्ट्रक्शन देता है कैसे वर्क करना है, कौन सा काम किस सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, उसको हम एक स्पेशल नेम दे रखे हैं। क्या कहते हैं उसको हम? ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेशन बिटवीन अ ह्यूमन एंड कंप्यूटर इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने पहले बताया कि एक उसमें डिकोड करने के लिए उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू ह्यूमन और कंप्यूटर के बिटवीन कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स on a computer. It manages the computer's memory and processes as well as all of its software and hardware. It also allows you to
communicate with the computer without knowing how to speak the computer's language. Without an operating system, a computer is useless. मैंने बताया ना, without an operating system, computer is useless. ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके थ्रू हम कंप्यूटर की मेमोरी में अपने प्रोग्राम प्रोसेस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी अपना वर्क रन कर सकते हैं उस पर. विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम वी कांट डू एनीथिंग इन द कंप्यूटर. तो मैंने कहा ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलाउ करता है कि कैसे हम कम्युनिकेट करें. विदाउट नोइंग हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर, मैंने कहा ना, हमें नहीं पता कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज में बात करता है, हमें नहीं पता. तो जो हम इसको अपनी लैंग्वेज में देंगे, वो सॉफ्टवेयर उसको डिकोड करेगा, उसको लैंग्वेज उसको बताएगा कंप्यूटर को, वो हमें हमारा वर्क करने में हेल्प करेगा. ठीक है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज यूजलेस. अगर हमारे सिस्टम में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा सिस्टम एकदम बर्बाद है, डब्बा है. ठीक है, द 3 मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर द पर्सनल कंप्यूटर्स, नॉट 3, देयर इज 4. ठीक है, 4. 98 OS. ठीक है, सबसे पहले 98 ऑपरेटिंग सिस्टम आया था. ठीक है, उसके बाद लाइनक्स आया, फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स आया, देन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आया. उसके ये सब क्या है, सॉरी दिस इज़ नॉट हेयर. ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम. लाइनक्स बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही ईजी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम में होता है. ये मेनली यूज़ होता है बिजनेस में. ठीक है, और ये सब तो आजकल आप लोग सभी लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या होता है. अब विंडोज़ क्या होता है. विंडोज़ इज़ ऑल्सो अ ऑपरेटिंग सिस्टम, हैज़ इवॉल्व ओवर द लास्ट 30 years, एंड अंडरस्टैंडिंग विंडोज़ 10 which is the latest version becomes easier if you have a good idea about Windows 7 and Windows 8. ठीक है, तो Windows 7 and 8 and also Windows 98 OS. ठीक है, तो जो जितने भी विंडोज़ आए हैं हुए हैं उनमें से सबसे पहला है Windows 98. ठीक है, Windows 98, then Windows 7, then Windows 8, and now there is Windows 10. ठीक है, also many computers still have Windows 7 or Windows 8 OS, and learning this makes you smarter because you can use any version of Windows after learning this. ठीक है, तो Windows 98, Windows 7, Windows 8 अगर आपको पता है तो आप कोई भी विंडोज़ आप यूज़ करने में बहुत ही स्मार्टर हो जाएंगे. Windows 7 was the easiest version of Windows. It is built for laptop, desktop. It has a taskbar when makes the navigation on screen very easily. ठीक है, Windows 8 looks quite different from Windows 7. This is because it is the design to also work with touch screen computers and tablets. When you log into Windows 8, the first screen you see in the new Start screen, also known as Metro, it still has the familiar desktop as well. Windows 10. ठीक है, तो ये Windows 7 और Windows 98 सिमिलर, बट Windows 8 क्वाइट डिफरेंट, लुक्स डिफरेंट इस टाइल्स फॉर्म. ठीक है, और ये जो होता है ये मेनली टच स्क्रीन के लिए बिल्ड किया गया था, और टैबलेट्स में भी इसको यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं. और इसका जो स्टार्ट स्क्रीन होता था उसमें न्यू था, वो टाइल्स फॉर्म में था, फर्स्ट स्टार्ट स्क्रीन. ठीक है, इसको मेट्रो भी कहते थे, और ये डेस्कटॉप के लिए भी फैमिलियर था. उसका स्मार्टर वर्जन, लेटेस्ट वर्जन Windows 10 है, जो कि कंपैटिबल है टैबलेट के लिए, लैपटॉप के लिए, मोबाइल के लिए एंड कंप्यूटर के लिए. आजकल बहुत से विंडोज़ फ़ोन आने लगे हैं. ठीक है, तो उसमें मेनली आप देखेंगे उसमें आपको Windows 10 ही ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा. अब जानते हैं क्या क्या स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर में.
स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होते हैं? सीडी, डीवीडी, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बोथ आर यूज फॉर स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन द डिस्क। आप सभी को पता होगा कि सीडी और डीवीडी में बहुत ही लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन और डाटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और भी कई स्टोरेज डिवाइसेस हैं लाइक यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव आजकल हर किसी के पास होता है, इसको क्या कहते हैं? पेन ड्राइव, ठीक है। ये इसके कई मेमोरी में मिलते हैं, जैसे 256 MB और 1 GB, 2 GB, ठीक है, 1 GB, 3 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, ये सभी इसकी मेमोरी की कैपेसिटी है, ठीक है। और इसमें क्या क्या हम स्टोर कर सकते हैं? इसमें लॉट्स ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन, वीडियो, म्यूजिक, पिक्चर एक्सेट्रा, ठीक है। अब और क्या क्या होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, मैंने इसको एक चार्ट फॉर्म में बता दिया है कि स्टोरेज डिवाइसेस होते क्या क्या हैं कंप्यूटर में। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, टर्शियरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होते हैं? रैम, रोम, है, रैम और रोम। मैंने पहले ही बताया था कि जो मेन मेमोरी होता है उसी को प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। लिख रखा है ना मैंने, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। अब इसमें क्या क्या होता है आप ये जानिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? रैम। रैम को क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी अलाउज द कंप्यूटर टू रीड डाटा क्विकली टू रन एप्लीकेशन, इट अलाउज रीडिंग एंड राइटिंग। रैम क्या करता है कि ये हमें डाटा को बहुत ही फास्टली एप्लीकेशन को रन करता है, ठीक है, और ये अलाउ करता है हमें उस डाटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। मतलब हम रैम में हम रीड भी कर सकते हैं, राइटिंग भी कर सकते हैं। पर रोम में क्या होता है? रोम में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम को स्टोर करते हैं। जब हमें स्टार्टिंग में इसको बूट करना होता है, बूट मीन्स स्टार्ट करना होता है, तभी हमें इसकी ज़रूरत, प्रोग्राम को बूट करना होता है स्टार्टिंग से, तभी हमें रोम की ज़रूरत पड़ती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें डाटा को पढ़ने देता है, हमें उसमें कुछ लिखने नहीं देता है। जैसे क्या है कि जैसे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, अब यहाँ पे हम क्या लिखें? हमें तो जगह ही नहीं है, और वैसे भी हमें अलाउ थोड़ी कर रहा है कि हम यहाँ कुछ लिखें, जस्ट लाइक अ रोम, ठीक है। और क्या होता है? रैम में क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है? Random access memory is a form of data storage that can be accessed randomly at any time in any order and from any physical location. Random access memory mainly आप ऐसे समझिए कि जैसे आपको कहीं भी कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो, आप अपना सिस्टम खोलिए, वहाँ पे आप अपना कुछ भी लिखिए या कुछ भी आप अपना वर्क करिए, किसी भी लोकेशन पे हो आप किसी भी टाइम पे आप इसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली कर सकते हैं। पर ये तो स्टोरेज डिवाइस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप स्टोर करते हैं। इसमें तो आप स्टोर भी करते हैं, कोई चीज़ लिखते भी हैं और उससे पढ़ भी लेते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते हैं स्टोर करके। इसमें आप कुछ चीज़ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। लिखा है ना मैंने साफ साफ कि डाटा स्टोरेज दैट कैन नॉट बी ईजिली अल्टर्ड और रीप्रोग्राम्ड। जैसे आपने कोई चीज़ उसमें लिख दिया, अब आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ उसमें और ऐड करना हो या उसमें से आपको कुछ हटाना हो, तो आप वो रोम में नहीं कर सकते हैं, बट रैम में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है? जो हार्ड डिस्क होती है वो इंटरनल मेमोरी होती है, ठीक है। कंप्यूटर में जो मेन मेमोरी होता है जिसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क, इसी में हमारी सारी इंफॉर्मेशन, सारे पिक्चर्स, वीडियोस, म्यूज़िक, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, जो भी होता है वो सब इसमें स्टोर होता है। ये 160 गीगाबाइट्स से लेकर के 2 टेराबाइट्स तक की इसकी कैपेसिटी होती है। इतने मेमोरी तक की ये आती हैं, ठीक है, इनकी यूनिट होती है ये बहुत ही, अब जैसे मान लीजिए हार्ड डिस्क 2 तरह से होती हैं, ठीक है। एक होता है इंटरनल, एक होता है
एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है? इंटरनल वो होता है जो हमें सिस्टम में लगा हुआ मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रैम, वो होता है। ठीक है। अब ये क्या है कि आपका सिस्टम फुल हो गया, रैम भर गया है, स्पेस नहीं है, तो हम एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अपने पास रखते हैं, उसमें हम पुरानी चीज़ें स्टोर कर देते हैं और सिस्टम से इरेज कर देते हैं। तो क्या है, हमारे पास जो दूसरा हार्ड डिस्क है उसमें हमारा वो चीज़ स्टोर है और हमने सिस्टम से इरेज कर दिया है। अब हम सिस्टम में अपना वर्क कर रहे हैं और हमें अगर कभी भी कोई पुरानी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हम वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कंप्यूटर से कनेक्ट करके वो चीज़ें हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है। वो भी मैंने बताया ना, उनकी भी यही मेमोरी होती है, यही यूनिट होती है, इतनी यूनिट से वो स्पेस इतने ही उसमें आते हैं। अब टर्सरी स्टोरेज क्या होता है? टर्सरी स्टोरेज वो होता है जो आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कभी भी पोर्टेबल होता है, वो कहीं भी ले जा सकते हैं किसी भी उसमें। ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क उसको कहते हैं जो जैसे सीडी होता है, डीवीडी होता है, इनको ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। ठीक है। इनको हम सिस्टम में इंसर्ट करते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से आप इसमें इंसर्ट करिए और देन वापस इसको एग्जिट कर दीजिए। ठीक है। ये भी एक मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइसेस है। फ्लॉपी डिस्क अब तो बहुत नहीं आता है, हो सकता है आता भी हो, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज में है फ्लॉपी डिस्क का यूज़ नहीं होता है और अब कहीं भी मिलता भी नहीं है। ठीक है। ये भी एक स्टोरेज डिवाइसेस है। और ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्या होता है? पेन ड्राइव को ही यूएसबी फ्लैश ड्राइव कहते हैं। ये भी, इनकी भी एक मैं पहले ही पीछे बता चुकी हूँ कि इनकी भी एक मेमोरी होती है। हाँ, 256 MB, 3 GB, 1 GB, 16 GB, 32 GB, इनकी एक मेमोरी होती है। ठीक है। ये स्टोरेज इनका इतनी कैपेसिटी के ये आते हैं। और मेमोरी कार्ड्स, मेमोरी कार्ड्स तो आजकल हर कोई फैमिलियर होगा मेमोरी कार्ड से। मेमोरी कार्ड्स की भी एक कैपेसिटी होती है, 1 GB, 2 GB, 3 GB, है ना, 8 GB, 16 GB, 32 GB। तो मेमोरी कार्ड्स की भी एक कैपेसिटी होती है और इनकी भी कई साइजेस होते हैं। साइज मीन्स कुछ होते हैं जो कैमरे में लगते हैं, उनकी थोड़ी सी जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है। और मेमोरी कार्ड्स फ़ोन में भी लगते हैं। तो ये मेमोरी कार्ड्स होते हैं, ये टर्सरी स्टोरेज होते हैं। टर्सरी स्टोरेज वही होते हैं जो पोर्टेबल हों। ठीक है। तो आज हमने इसमें इतना जो पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? सीपीयू, मेन सीपीयू क्या है? एक मेमोरी है जो कि हमें कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और उसमें कितने टाइप्स की मेमोरीज होती हैं, कैसे कैसे वर्क करता है, वो हमने आज इसमें पढ़ा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में MS वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे ये आज मैं थोड़ा लेट लाई, लेकिन होप यू लाइक द वीडियो। ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and press the bell icon for the next video and please subscribe. Thank you.